परिचय। हर इंसान के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां कुछ शब्द, कुछ नजरें, कुछ हालात पहुंचते ही भीतर कुछ चटक जाता है। कोई अचानक गुस्से से भर जाता है, कोई अचानक उदास हो जाता है, कोई अचानक खुद को छोटा महसूस करने लगता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि खुद उस इंसान को भी नहीं पता चलता कि यह प्रतिक्रिया कहां से आई। यही वो अदृश्य डोरियां हैं जिन्हें मनोविज्ञान भावनात्मक ट्रिगर कहता है। ये किताब आपको उन्हीं डोरियों को पहचानना सिखाएगी। यह समझाएगी कि आपके भीतर कौन सा बटन कब और क्यों दब जाता है, कौन सी पुरानी चोट आज भी आपके फैसलों को चला रही है, और कैसे आप उस अनजाने नियंत्रण से बाहर निकलकर अपनी भावनाओं के मालिक खुद बन सकते हैं। यह सफर आपके भीतर की उस अनकही कहानी को खोलने का सफर है जिसे शायद आपने खुद भी कभी पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले अध्याय के साथ, जहां हम समझेंगे कि आखिर भावनात्मक ट्रिगर होता क्या है। अध्याय 1। भावनात्मक ट्रिगर की पहचान। कल्पना कीजिए कि आप किसी सामान्य सी बातचीत में बैठे हैं, सब कुछ शांत है, माहौल सहज है, और अचानक कोई एक वाक्य कहता है जो आपको भीतर तक हिला देता है। यह वाक्य किसी और के लिए शायद बिल्कुल मामूली हो, लेकिन आपके लिए वह एक तूफान खड़ा कर देता है। यही भावनात्मक ट्रिगर की सबसे साफ पहचान है, जब बाहरी घटना छोटी हो लेकिन भीतरी प्रतिक्रिया बहुत बड़ी हो। यह असंतुलन बताता है कि यहां मामला सिर्फ इस पल का नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कहीं और गहरी बैठी हैं। भावनात्मक ट्रिगर असल में मस्तिष्क का एक रक्षा तंत्र है। यह हमारे पुराने अनुभवों से जुड़ी यादों को तुरंत सक्रिय कर देता है ताकि हम खतरे से बच सकें। लेकिन समस्या यह है कि यह तंत्र अक्सर वर्तमान और अतीत में फर्क नहीं कर पाता। जब कोई आज आपसे तीखे स्वर में बात करता है और आपका मस्तिष्क उसे बचपन में डांटे जाने के अनुभव से जोड़ देता है, तो आपकी प्रतिक्रिया आज के हालात के हिसाब से नहीं, बल्कि उस पुरानी चोट के हिसाब से आती है। यही वजह है कि कई बार हम खुद हैरान होते हैं कि हमने इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी। ट्रिगर को समझने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हमारी हर तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे एक कहानी है, और वह कहानी अक्सर वर्तमान से नहीं बल्कि अतीत से जुड़ी होती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी हम उस कहानी को खोजने की दिशा में पहला कदम बढ़ा पाते हैं। ट्रिगर सिर्फ गुस्से के रूप में नहीं आते, वे उदासी, डर, शर्म, ईर्ष्या और असुरक्षा के रूप में भी सामने आ सकते हैं। कुछ लोग ट्रिगर होने पर चुप हो जाते हैं, कुछ आक्रामक हो जाते हैं, कुछ खुद को दोषी मानने लगते हैं, और कुछ पूरी तरह से भावनात्मक रूप से बंद हो जाते हैं। यह प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के बचपन के अनुभवों, उसके पालन पोषण और उसकी भावनात्मक सुरक्षा के स्तर पर निर्भर करती हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि आप अपने भीतर झांकना शुरू करें और यह पहचानना सीखें कि आपके भीतर कौन सी स्थितियां, कौन से शब्द और कौन से व्यवहार आपको भीतर तक हिला देते हैं। जब आप इन्हें पहचानना शुरू करते हैं, तो आप प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही समझ भावनात्मक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। अध्याय 2। बचपन की जड़ें और अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन एक विशाल भंडार की तरह है जिसमें बचपन के हर अनुभव की छाप दर्ज होती है, चाहे हमें वह याद हो या ना हो। बचपन में जब हम पूरी तरह से असहाय होते हैं, तब हमारे आसपास के लोग, खासकर माता-पिता, हमारे लिए पूरी दुनिया होते हैं। अगर उस समय हमें बार बार अनदेखा किया गया, डांटा गया, तुलना की गई या प्यार शर्तों के साथ दिया गया, तो यह अनुभव हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है। बड़े होकर जब कोई हमें अनदेखा करता है, आलोचना करता है या किसी और से तुलना करता है, तो वह वर्तमान की घटना उस पुरानी चोट को छू जाती है, और भीतर वही असहायता वाला बच्चा
फिर से जाग उठता है। यही कारण है कि कई बार वयस्क होकर भी हम छोटी छोटी बातों पर बचकानी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, क्योंकि उस पल में हमारी उम्र भावनात्मक रूप से पीछे चली जाती है। मनोविज्ञान में इसे रिग्रेशन कहा जाता है, जहां वयस्क व्यक्ति भावनात्मक रूप से बचपन की अवस्था में लौट आता है। बचपन के अनुभव सिर्फ बड़ी घटनाओं से नहीं बनते, बल्कि बार बार दोहराए गए छोटे छोटे व्यवहार भी गहरी छाप छोड़ते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा गया कि वह कमजोर है, तो बड़ा होकर वह किसी भी आलोचना को अपनी पूरी पहचान पर हमला मान सकता है। अगर किसी बच्चे को प्यार पाने के लिए हमेशा कुछ साबित करना पड़ा, तो बड़ा होकर वह रिश्तों में लगातार खुद को साबित करने की दौड़ में रहेगा। ये पैटर्न इतने गहरे बैठ जाते हैं कि इंसान को खुद पता नहीं चलता कि वह इनके अनुसार जी रहा है। अवचेतन मन तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं और दोहराव से सीखता है। इसीलिए सिर्फ यह जान लेना कि यह पैटर्न गलत है, उसे बदलने के लिए काफी नहीं होता। बदलाव के लिए जरूरी है कि हम उस मूल घटना या भावना तक पहुंचें, उसे स्वीकार करें और धीरे धीरे नए अनुभवों से पुराने पैटर्न को नरम करें। यह प्रक्रिया समय मांगती है, लेकिन जब हम अपने बचपन की उन जड़ों को पहचानना शुरू करते हैं, तो हमारे वर्तमान के कई अनसुलझे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगते हैं। अध्याय 3। डर आधारित ट्रिगर। डर सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली भावना है, और यह इंसान के अस्तित्व की रक्षा के लिए बनी है। लेकिन आधुनिक जीवन में डर के ट्रिगर अक्सर शारीरिक खतरे से नहीं, बल्कि भावनात्मक खतरे से जुड़े होते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेले रह जाने का डर, नियंत्रण खोने का डर और अज्ञात का डर, ये सभी हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी नए अवसर से इसीलिए पीछे हट जाता है क्योंकि उसे असफलता का डर सता रहा है, तो असल में वह अवसर से नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस डर से भाग रहा होता है, जो शायद बचपन में किसी असफलता पर मिली कठोर प्रतिक्रिया से जन्मा था। डर आधारित ट्रिगर अक्सर शरीर में पहले महसूस होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, सांस उखड़ना या पेट में गड़बड़ी महसूस होना। यह शरीर की भाषा है जो बता रही होती है कि मस्तिष्क ने किसी खतरे का संकेत पकड़ लिया है, भले ही वह खतरा असल में मौजूद ना हो। डर के ट्रिगर को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर की इन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना सीखें। जब हम महसूस करें कि शरीर में यह बदलाव आ रहे हैं, तो एक पल रुककर खुद से पूछें कि क्या यह डर वर्तमान स्थिति के अनुसार उचित है या यह किसी पुरानी घटना से जुड़ा हुआ है। यह छोटा सा ठहराव हमें प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का मौका देता है। डर आधारित ट्रिगर से निपटने का एक और तरीका है खुद से ये पूछना कि सबसे बुरी स्थिति में क्या हो सकता है और क्या हम उस स्थिति को संभाल पाने में सक्षम हैं। जब हम अपनी क्षमता पर भरोसा करना सीखते हैं, तो डर की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। डर को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है और न ही जरूरी है, क्योंकि डर हमें सतर्क रखता है। लेकिन जब डर हमारे फैसलों पर हावी हो जाए, तब यह हमारी वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अध्याय 4। अस्वीकृति और परित्याग के ट्रिगर। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सबसे गहरी जरूरतों में से एक है किसी समूह का हिस्सा होना, स्वीकार किया जाना और महत्वपूर्ण माना जाना। यही कारण है कि अस्वीकृति और परित्याग का डर सबसे गहरे भावनात्मक ट्रिगरों में गिना जाता है। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, हमारा संदेश अनदेखा करता है या हमसे दूरी बना लेता है, तो भीतर एक तीव्र बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी सिर्फ उस पल की घटना से नहीं आती, बल्कि यह उन गहरे अनुभवों से जुड़ी होती है जहां हमने पहले भी छोड़े जाने या अस्वीकार किए जाने का दर्द झेला है। बचपन में अगर किसी बच्चे को बार बार यह महसूस कराया गया कि उसका साथ शर्तों पर निर्भर है, तो बड़ा होकर वह हर रिश्ते में यह डर लेकर चलेगा कि कहीं वह भी उसे छोड़ न दिया जाए।
यह डर कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिपकाव में धकेल देता है, जहां वह हर पल आश्वासन खोजता रहता है। और कई बार यह डर व्यक्ति को भावनात्मक रूप से दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है, जहां वह पहले ही खुद को अलग कर लेता है ताकि दूसरा उसे छोड़ने से पहले वह खुद निकल जाए। दोनों ही प्रतिक्रियाएं असल में एक ही डर से जन्मी हैं, बस उनका रूप अलग है। अस्वीकृति के ट्रिगर को पहचानने के लिए यह देखना जरूरी है कि आप किन स्थितियों में सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं। क्या यह तब होता है जब कोई आपका जवाब देर से देता है? क्या यह तब होता है जब कोई योजना बदल जाती है? या क्या यह तब होता है जब आपको लगे कि आप किसी की प्राथमिकता नहीं हैं? इन पैटर्न को पहचानना आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी प्रतिक्रिया अनुपातिक है या यह किसी पुराने घाव से बढ़ी हुई है। इस ट्रिगर पर काम करने का एक कारगर तरीका है खुद को यह याद दिलाना कि आपका मूल्य किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता, और यह कि हर दूरी का मतलब अस्वीकृति नहीं होता। अध्याय 5, नियंत्रण खोने का डर। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर तब सक्रिय होता है जब हालात उनके नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। यह डर अक्सर उन लोगों में गहरा होता है जिन्होंने बचपन में अस्थिरता, अनिश्चितता या अराजकता का सामना किया हो। जब घर का माहौल अप्रत्याशित होता है, जब कभी भी कुछ भी हो सकता था, तो बच्चा एक रक्षा तंत्र के रूप में नियंत्रण की चाहत विकसित कर लेता है, क्योंकि नियंत्रण उसे सुरक्षा एहसास देता है। बड़ा होकर यही व्यक्ति हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, चाहे वह काम की जगह हो, रिश्ते हों या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें। जब कोई योजना अचानक बदल जाती है, जब कोई निर्णय उसके हाथ में नहीं रहता, तो भीतर एक तीव्र बेचैनी और कई बार गुस्सा पैदा होता है। यह गुस्सा असल में असहायता की भावना का ही एक रूप है, क्योंकि नियंत्रण खोना उस व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से खतरे की घंटी बजा देता है। नियंत्रण के इस ट्रिगर को पहचानने के लिए यह देखना जरूरी है कि आप अनिश्चितता में कैसा महसूस करते हैं। क्या आप बेचैन हो जाते हैं जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती? क्या आप हर विवरण पर नियंत्रण रखना चाहते हैं? और क्या आपको दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है? इस ट्रिगर पर काम करने का एक तरीका है धीरे धीरे खुद को छोटी अनिश्चितताओं के साथ सहज होना सिखाना। यह स्वीकार करना कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और यह भरोसा विकसित करना कि अनिश्चितता के बावजूद आप खुद को संभाल सकते हैं। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि सुरक्षा बाहरी नियंत्रण से नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता से आती है, तब वह धीरे धीरे इस ट्रिगर से मुक्त होने लगता है। अध्याय 6, तुलना और ईर्ष्या के ट्रिगर। तुलना एक ऐसा ट्रिगर है जो लगभग हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। जब हम किसी और की सफलता, सुंदरता या सुख को देखते हैं और भीतर एक बेचैनी, एक हीनता या एक जलन महसूस होती है, तो यह ईर्ष्या का ट्रिगर सक्रिय होता है। यह भावना अक्सर उन अनुभवों से जुड़ी होती है जहां बचपन में हमारी तुलना भाई बहनों या दोस्तों से की गई हो, जहां हमारा प्यार या स्वीकृति हमारी उपलब्धियों पर निर्भर की गई हो। ऐसे माहौल में पला बच्चा यह सीख लेता है कि उसका मूल्य दूसरों से बेहतर होने में है, और यही सोच बड़े होकर हर सफलता को एक प्रतियोगिता में बदल देती है। जब कोई दूसरा आगे बढ़ता दिखता है, तो यह पुरानी सीख सक्रिय हो जाती है और भीतर असुरक्षा पैदा करती है। ईर्ष्या का ट्रिगर अक्सर शर्म के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि समाज में ईर्ष्या महसूस करना बुरा माना जाता है। इसलिए लोग इसे स्वीकार करने के बजाय छुपाते हैं, और यह छुपी हुई भावना अंदर ही अंदर कड़वाहट में बदल जाती है। इस ट्रिगर को समझने का पहला कदम है ईर्ष्या को बिना शर्म के स्वीकार करना। यह पहचानना कि यह भावना यह बता रही है कि आप भी वही चाहते हैं जो दूसरे के पास है, और यह जानकारी असल में आपकी अपनी इच्छाओं को समझने का एक जरिया बन सकती है। जब हम ईर्ष्या को दुश्मन नहीं
बल्कि एक संकेत की तरह देखते हैं, तो यह हमें आत्म खोज की दिशा में ले जाती है। इसके साथ ही यह याद रखना ज़रूरी है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, और तुलना करना असल में दो अलग-अलग रास्तों की तुलना करना है, जिनकी कोई समान माप नहीं है। अध्याय 7, रिश्तों में ट्रिगर की पहचान। रिश्ते वह जगह हैं जहां हमारे भावनात्मक ट्रिगर सबसे ज्यादा और सबसे तीव्रता से सामने आते हैं, क्योंकि रिश्तों में हम सबसे ज्यादा खुले और असुरक्षित होते हैं। जब कोई साथी हमसे तीखे स्वर में बात करता है, जब कोई दोस्त हमारी बात नहीं सुनता, जब कोई पारिवारिक सदस्य हमें कमतर महसूस कराता है, तो यह घटनाएं अक्सर हमारे भीतर पुराने घावों को छू जाती हैं। रिश्तों में सबसे आम ट्रिगर हैं अनदेखा किए जाने का एहसास, आलोचना का सामना, नियंत्रित किए जाने का एहसास और भावनात्मक रूप से अकेला छोड़े जाने का एहसास। जब हम इन ट्रिगरों को पहचानते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि रिश्तों में होने वाली बहुत सी लड़ाइयाँ असल में वर्तमान की समस्या से ज्यादा अतीत की चोटों से पैदा होती हैं। जब दोनों साथी अपने अपने ट्रिगर को समझे बिना प्रतिक्रिया देते हैं, तो एक छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पुरानी चोट से प्रतिक्रिया दे रहा होता है, वर्तमान की सच्चाई से नहीं। रिश्तों में ट्रिगर की पहचान करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी प्रतिक्रिया के पीछे रुककर पूछें कि मुझे इतना बुरा क्यों लगा? क्या यह प्रतिक्रिया इस पल के अनुसार उचित है? और क्या इसमें मेरी कोई पुरानी कहानी जुड़ी हुई है? जब हम अपने साथी के साथ इस समझ को साझा करते हैं, जब हम ये कह पाते हैं कि यह बात मुझे इसीलिए ज्यादा छू गई क्योंकि यह मेरी किसी पुरानी चोट से जुड़ी है, तो रिश्ते में झगड़े की जगह समझ पैदा होती है। यह ईमानदारी रिश्तों को गहरा और सुरक्षित बनाती है। अध्याय 8, शरीर और मस्तिष्क की प्रतिक्रिया। जब कोई भावनात्मक ट्रिगर सक्रिय होता है, तो यह सिर्फ मन में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में घटित होता है। मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसे एमिगडाला कहा जाता है, खतरे का पता चलते ही सक्रिय हो जाता है और शरीर में लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। इस दौरान तर्कसंगत सोच के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा अस्थायी रूप से कमजोर पड़ जाता है, और यही कारण है कि ट्रिगर होने के दौरान हम अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में हमें पछतावा होता है। शरीर में इस प्रतिक्रिया के दौरान दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं, सांस उथली हो जाती है और शरीर में ऊर्जा का एक तीव्र उभार महसूस होता है। यह प्रतिक्रिया प्राकृतिक है और इसे रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसे पहचानना और इसके साथ काम करना सीखा जा सकता है। जब हम अपने शरीर के इन संकेतों को जल्दी पहचानना सीख लेते हैं, तो हमें प्रतिक्रिया देने से पहले एक ठहराव लेने का मौका मिलता है। इस ठहराव में गहरी सांस लेना, शरीर को थोड़ा हिलाना या कुछ पल के लिए स्थिति से दूर हो जाना, यह सब मस्तिष्क को शांत होने और तर्कसंगत सोच को फिर से सक्रिय होने का समय देता है। यह समझना जरूरी है कि ट्रिगर होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना असल में हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जितना अधिक हम अपने शरीर और मन के इस संबंध को समझते हैं, उतना ही हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में सक्षम होते जाते हैं। अध्याय 9, ट्रिगर को पहचानने की कला। ट्रिगर को पहचानने की कला असल में आत्म अवलोकन की कला है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर एक शांत पर्यवेक्षक की तरह ध्यान रखना सीखें, जो हर प्रतिक्रिया को बिना निर्णय दिए देखता है। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, चाहे वह गुस्सा हो, उदासी हो या बेचैनी हो, उस पल में खुद से यह पूछना उपयोगी होता है कि अभी मेरे भीतर क्या हो रहा है, इस भावना का आकार कितना बड़ा है और क्या यह आकार इस स्थिति के अनुरूप है। कई बार हम पाएंगे कि प्रतिक्रिया का आकार घटना से कहीं बड़ा है, और यही असंतुलन हमें बताता है कि यहां कोई पुराना ट्रिगर सक्रिय हुआ है। एक और उपयोगी अभ्यास है एक डायरी रखना, जिसमें हम अपने ट्रिगर होने वाले पलों को लिखें।
यह लिखें कि उस समय क्या हुआ, हमें कैसा महसूस हुआ और शरीर में क्या प्रतिक्रिया हुई। समय के साथ इस डायरी में पैटर्न दिखने लगते हैं। हमें पता चलने लगता है कि कौन सी परिस्थितियां, कौन से शब्द और कौन से व्यवहार बार बार हमें ट्रिगर करते हैं। यह पैटर्न पहचानना असल में अपने भीतर के नक्शे को समझने जैसा है। जब हम यह नक्शा समझ लेते हैं तो हम अपने ट्रिगर होने से पहले ही उन्हें आते हुए महसूस करने लगते हैं, और यह पूर्व सूचना हमें प्रतिक्रिया देने के बजाय चुनाव करने का मौका देती है। ट्रिगर को पहचानने की यह कला रातों रात नहीं आती। यह धैर्य और निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। लेकिन जैसे जैसे यह कला विकसित होती है, वैसे वैसे व्यक्ति का जीवन शांत और संतुलित होता जाता है। अध्याय 10। ट्रिगर पर नियंत्रण और उपचार। ट्रिगर को पहचानना पहला कदम है, लेकिन उस पर काम करना और उसे शांत करना अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसका पहला तरीका है ठहराव का अभ्यास, जहां ट्रिगर होने के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकना सीखा जाता है। यह ठहराव भले ही कुछ सांसों जितना छोटा हो, लेकिन ये हमें आवेग में की गई प्रतिक्रिया से बचाता है। दूसरा तरीका है भावना को नाम देना। जब हम अपनी भावना को शब्दों में पहचानते हैं, जैसे यह कहना कि मुझे अभी अस्वीकृति का डर महसूस हो रहा है, तो मस्तिष्क का तर्कसंगत हिस्सा फिर से सक्रिय होने लगता है और भावना की तीव्रता कम होती है। तीसरा तरीका है अपने भीतर के बच्चे से संवाद करना। यह कल्पना करना कि उस पुराने घाव वाले बच्चे से आज का वयस्क व्यक्ति बात कर रहा है। उसे यह आश्वासन दे रहा है कि अब वह सुरक्षित है और अब वह उस असहायता में नहीं है। यह अभ्यास भावनात्मक रूप से बहुत गहरा असर डालता है, क्योंकि यह पुरानी चोट को सीधे संबोधित करता है। चौथा तरीका है शरीर को शांत करना। गहरी सांस लेना, धीरे धीरे गिनती करना या शरीर को हल्का हिलाना, यह सब तंत्रिका तंत्र को शांत अवस्था में लाने में मदद करते हैं। पांचवां और सबसे गहरा तरीका है पेशेवर सहायता लेना। जब ट्रिगर बहुत गहरे हों और जीवन को बार बार प्रभावित कर रहे हों, तो किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता की मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। उपचार की यह यात्रा धीमी होती है। इसमें कई बार पीछे हटने का एहसास भी होता है, लेकिन हर छोटा कदम व्यक्ति को अपने भीतर की शांति के करीब लाता है। अध्याय 11। भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर। जब हम अपने ट्रिगर को पहचानना और उन पर काम करना सीख लेते हैं, तो हम धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ते हैं जिसे भावनात्मक स्वतंत्रता कहा जा सकता है। यह अवस्था, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी भावुक नहीं होंगे या कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हमारी भावनाएं अब हमारे फैसलों को अंधाधुंध नियंत्रित नहीं करती। हम अब भावना को महसूस करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर सोच समझकर चुनाव करते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। यह स्वतंत्रता हमें रिश्तों में गहराई देती है, क्योंकि अब हम पुरानी चोटों से नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई से जुड़ते हैं। यह स्वतंत्रता हमें आत्मविश्वास देती है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें संभाल सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि यह यात्रा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान लगातार सीखता और बढ़ता रहता है और नए अनुभव, नए सबक लेकर आते रहते हैं। लेकिन जितना अधिक हम अपने भीतर की इन डोरियों को समझते हैं, उतना ही हम अपने जीवन के सच्चे मालिक बनते जाते हैं। यह किताब आपको एक शुरुआत देती है, एक नक्शा देती है, लेकिन इस नक्शे पर चलना आपका अपना काम है। हर बार जब आप खुद को ट्रिगर होते हुए महसूस करें, याद रखें कि यह पल एक अवसर है, अपने भीतर झांकने का अवसर, अपनी पुरानी कहानी को समझने का अवसर और धीरे धीरे उस कहानी से मुक्त होकर एक शांत, संतुलित और सशक्त इंसान बनने का अवसर। भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई एक छोटी सी बात
एक साधारण सा वाक्य या किसी की एक नज़र आपके भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देती है जिसकी कोई तार्किक वजह समझ नहीं आती। आप शांत बैठे होते हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, और अचानक कोई एक शब्द सुनकर आपके भीतर गुस्सा, दुख या डर उमड़ आता है, जैसे किसी ने भीतर सोए हुए किसी पुराने घाव को छेड़ दिया हो। यही है भावनात्मक ट्रिगर, वह अदृश्य बटन जो हमारे भीतर दबा रहता है, और जब कोई अनजाने में उसे दबा देता है तो हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यह किताब आपको उसी अदृश्य दुनिया में ले जाएगी जहां हम समझेंगे कि ये ट्रिगर्स कहाँ से आते हैं, हमारा मस्तिष्क और शरीर इन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम इन्हें कैसे पहचान कर अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं। यह सफ़र सिर्फ समझने का नहीं, बल्कि खुद को गहराई से जानने और भीतर की शांति पाने का है। तो आइए पहले अध्याय से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि आखिर भावनात्मक ट्रिगर होता क्या है। अध्याय 1, भावनात्मक ट्रिगर की पहचान। भावनात्मक ट्रिगर असल में एक ऐसी घटना, शब्द या परिस्थिति होती है जो हमारे भीतर किसी पुराने अनुभव से जुड़ी हुई तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म देती है। यह प्रतिक्रिया अक्सर वर्तमान परिस्थिति के अनुपात से कहीं अधिक बड़ी होती है, क्योंकि असल में हम वर्तमान पर नहीं बल्कि अतीत के किसी अनसुलझे दर्द पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में बार बार यह कहा गया कि वह किसी काम के लायक नहीं है, तो बड़े होकर जब कोई सहकर्मी उसके काम पर हल्की सी टिप्पणी भी करता है तो उसके भीतर वही पुराना अपमान और असुरक्षा जाग उठती है, भले ही सहकर्मी की मंशा बुरी ना हो। यही वजह है कि दो लोग एक ही बात सुनकर बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का भीतर छिपा हुआ इतिहास अलग होता है। ट्रिगर्स हमेशा नकारात्मक अनुभवों से ही नहीं जुड़े होते। कई बार ये गहरे डर, असुरक्षा या अस्वीकृति के पुराने अनुभवों की छाया भी होते हैं। जब हम किसी ट्रिगर की चपेट में आते हैं तो हमारा तर्कसंगत मस्तिष्क कुछ समय के लिए मानो पीछे हट जाता है, और भावनात्मक मस्तिष्क आगे आकर पूरी बागडोर संभाल लेता है। इसी वजह से उस पल में हम ऐसी बातें कह या कर बैठते हैं जिनका बाद में हमें खुद पछतावा होता है। भावनात्मक ट्रिगर को पहचानना आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझते कि हमें क्या और क्यों उद्वेलित करता है, तब तक हम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम बने रहते हैं। इसी समझ के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क और शरीर आखिर इन ट्रिगर्स पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। अध्याय 2, मस्तिष्क और शरीर की प्रतिक्रिया। जब कोई ट्रिगर सक्रिय होता है तो हमारे मस्तिष्क के भीतर एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहा जाता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा खतरे को पहचानने और शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया के लिए तैयार करने का काम करता है, चाहे खतरा असली हो या केवल भावनात्मक। इस प्रक्रिया को कई बार लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, जहां शरीर तुरंत तनाव हार्मोन छोड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उथली हो जाती हैं और मांसपेशियां कस जाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमारा तर्कसंगत मस्तिष्क, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, उसे प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि ट्रिगर होने के तुरंत बाद हमारी प्रतिक्रिया अक्सर आवेगपूर्ण होती है, न कि सोची समझी। शरीर के स्तर पर यह अनुभव अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। किसी के हाथ कांपने लगते हैं, किसी के गले में गांठ सी महसूस होती है, किसी का चेहरा लाल हो जाता है, तो किसी के पेट में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। ये सभी संकेत असल में हमारे शरीर की भाषा हैं, जो हमें बता रही होती है कि भीतर कुछ पुराना जाग उठा है। जो लोग अपने शरीर के इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, वे अपनी प्रतिक्रिया को रोकने में कहीं अधिक सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि शरीर हमेशा मन से पहले प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसी वजह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम यह सीखना है कि अपने शरीर की उन सूक्ष्म संकेतों को कैसे पहचाना जाए, इससे पहले कि वे पूरी तरह हावी हो जाएं। अब जब हम समझ चुके हैं कि शरीर और मस्तिष्क किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं,
तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ट्रिगर्स बनते कहाँ से हैं, यानी इनकी जड़ें कहाँ छिपी होती हैं। अध्याय 3, बचपन की जड़ें। अधिकतर भावनात्मक ट्रिगर्स की जड़ें हमारे बचपन में छिपी होती हैं, क्योंकि बचपन वह समय होता है जब हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होता है। बचपन में मिला हर अनुभव, चाहे वह प्रेम का हो या उपेक्षा का, हमारे भीतर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। अगर किसी बच्चे को बार बार यह अनुभव हुआ कि उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया, तो बड़े होकर जब कोई उसकी बात अनसुनी करता है, तो उसके भीतर वही पुरानी उपेक्षा की भावना जाग उठती है। इसी तरह अगर किसी बच्चे को अत्यधिक आलोचना का सामना करना पड़ा हो, तो बड़े होकर हल्की सी भी आलोचना उसे गहराई से आहत कर सकती है। परिवार का माहौल, माता पिता का व्यवहार, स्कूल के अनुभव और सामाजिक रिश्ते, ये सभी मिलकर हमारे भीतर एक भावनात्मक खाका तैयार करते हैं, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अक्सर लगाव शैली भी कहा जाता है। जिन बच्चों को सुरक्षित और स्थिर प्रेम मिला होता है, वे बड़े होकर भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं, जबकि जिन्हें अस्थिरता, उपेक्षा या अत्यधिक नियंत्रण का सामना करना पड़ा हो, वे बड़े होकर अधिक संवेदनशील ट्रिगर्स के साथ जीते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह किसी को दोष देने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि हमारा वर्तमान व्यवहार अक्सर हमारे अतीत की प्रतिध्वनि होता है। जब हम अपने बचपन के अनुभवों को बिना जज किए देखना सीख जाते हैं, तो हम अपने ट्रिगर्स को भी करुणा के साथ समझने लगते हैं, न कि शर्म के साथ। यही समझ हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि आखिर सबसे आम भावनात्मक ट्रिगर्स कौन से होते हैं, जिनसे लगभग हर इंसान किसी न किसी रूप में जूझता है। अध्याय 4, अस्वीकृति का भय। अस्वीकृति का भय शायद सबसे गहरा और सबसे व्यापक भावनात्मक ट्रिगर है, जो लगभग हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और हमारे पूर्वजों के समय में समूह से बाहर निकाल दिया जाना सीधे तौर पर जीवन के लिए खतरा होता था। यही कारण है कि आज भी जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है, किसी योजना में शामिल नहीं करता या हमारी बात का जवाब देर से देता है, तो हमारे भीतर एक गहरी बेचैनी उठ खड़ी होती है, भले ही असल में कोई गंभीर बात ना हो। अस्वीकृति का यह डर अक्सर हमें ऐसे व्यवहार की ओर धकेलता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जैसे किसी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा समझौता करना, अपनी राय दबा देना या दूसरों को खुश करने के लिए खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करना। जो लोग बचपन में बार बार अस्वीकार किए गए हों, चाहे वह माता पिता की ओर से हो या साथियों की ओर से, उनके लिए यह ट्रिगर विशेष रूप से गहरा होता है। ऐसे लोग अक्सर हर छोटी सी बात को व्यक्तिगत अस्वीकृति के रूप में देखने लगते हैं, भले ही सामने वाले का इरादा बिल्कुल अलग हो। इस ट्रिगर से निपटने का पहला कदम यह समझना है कि हर अस्वीकृति हमारे मूल्य का प्रमाण नहीं होती, बल्कि यह अक्सर सामने वाले की अपनी परिस्थितियों, प्राथमिकताओं या सीमाओं का परिणाम होती है। जब हम अपनी आत्म मूल्यता को दूसरों की स्वीकृति से अलग करना सीख जाते हैं, तो अस्वीकृति का डर धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। इसी भय की तरह एक और गहरा ट्रिगर है जो हमारे भीतर छिपा होता है, और वह है आलोचना का भय, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे। अध्याय 5, आलोचना और आत्मसम्मान। आलोचना सुनते ही कुछ लोगों के भीतर तुरंत बचाव की दीवार खड़ी हो जाती है। वे या तो सफाई देने लगते हैं, या गुस्से में जवाब देते हैं, या फिर पूरी तरह चुप हो जाते हैं। यह प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा आत्मसम्मान कितना मजबूत या कमजोर है। जिन लोगों का आत्मसम्मान अस्थिर होता है, उनके लिए आलोचना केवल उनके काम पर टिप्पणी नहीं होती, बल्कि यह उनके पूरे अस्तित्व पर हमला महसूस होती है। यही वजह है कि एक ही आलोचना दो अलग अलग लोगों में बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया पैदा करती है। एक व्यक्ति उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है और सुधार करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी बात से गहराई से आहत हो जाता है।
यह अंतर इस बात में छिपा है कि हम अपनी पहचान को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर हमारी पहचान हमारे प्रदर्शन, हमारी सफलता या दूसरों की राय पर टिकी हुई है, तो हर आलोचना हमारे अस्तित्व को हिला देती है। लेकिन अगर हमारी पहचान हमारे भीतर की स्थिरता से जुड़ी हुई है, तो आलोचना केवल जानकारी बन जाती है, न कि हमला। आलोचना के ट्रिगर से उबरने के लिए यह सीखना जरूरी है कि आलोचना और अस्वीकृति में अंतर किया जाए, क्योंकि अक्सर हम रचनात्मक सुझाव को भी व्यक्तिगत हमले के रूप में देखने लगते हैं। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि आलोचना करने वाले की अपनी सीमाएं और पूर्वाग्रह भी होते हैं, इसलिए हर आलोचना पूर्ण सत्य नहीं होती। जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं, तो हम आलोचना से सीखने के साथ साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी कर पाते हैं। अब आइए एक और गहरे ट्रिगर की ओर बढ़ते हैं, जो अक्सर रिश्तों में सबसे अधिक तनाव पैदा करता है, और वह है नियंत्रण खोने का भय। अध्याय 6, नियंत्रण खोने का भय। बहुत से लोगों के भीतर एक गहरी जरूरत होती है कि वे अपने जीवन, अपने आसपास के माहौल और अपने रिश्तों पर नियंत्रण बनाए रखें। जब यह नियंत्रण किसी वजह से हाथ से छूटता हुआ महसूस होता है, तो भीतर एक गहरी घबराहट और चिंता पैदा होती है। यह ट्रिगर अक्सर उन लोगों में अधिक तीव्र होता है जिन्होंने बचपन में या जीवन के किसी दौर में अत्यधिक अनिश्चितता या अराजकता का सामना किया हो। ऐसे लोग अक्सर अनजाने में हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके भीतर ये गहरी धारणा बैठी होती है कि अगर नियंत्रण छूटा तो कुछ बुरा हो जाएगा। यह ट्रिगर काम की जगह पर भी दिखाई देता है, जहां कोई व्यक्ति हर काम खुद करना चाहता है और दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करता है। यह रिश्तों में भी दिखाई देता है, जहां साथी की स्वतंत्र इच्छा या फैसले भी असुरक्षा और चिंता का कारण बन जाते हैं। नियंत्रण खोने के इस भय से निपटने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि जीवन में पूर्ण नियंत्रण एक भ्रम है, और वास्तविक शक्ति नियंत्रण करने में नहीं बल्कि अनिश्चितता के साथ सहज रहने की क्षमता में है। जब हम अनिश्चितता को शत्रु के रूप में नहीं बल्कि जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो यह ट्रिगर धीरे धीरे अपनी तीव्रता खोने लगता है। इसी नियंत्रण के भय से जुड़ा हुआ एक और गहरा ट्रिगर है, जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे, और वह है अन्याय और असमानता के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया। अध्याय 7, अन्याय के प्रति संवेदनशीलता। बहुत से लोग जब किसी अन्याय, बेईमानी या असमानता को देखते हैं, तो उनके भीतर तुरंत एक तीव्र गुस्सा उठ खड़ा होता है, भले ही वह घटना सीधे उनसे जुड़ी ना हो। यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत होती है कि निष्पक्षता और न्याय हमारे भीतर एक गहरा मूल्य है, और जब इसका उल्लंघन होता है, तो हमारा मस्तिष्क इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देखता है। कई बार यह ट्रिगर उन लोगों में विशेष रूप से तीव्र होता है जिन्होंने खुद अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अन्याय या असमानता का सामना किया हो, चाहे वह परिवार में हो, स्कूल में हो या समाज में। इस ट्रिगर की एक चुनौती यह है कि यह अक्सर हमें अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बना देता है, जहां हम छोटी छोटी असहमतियों को भी गहरे अन्याय के रूप में देखने लगते हैं। इससे निपटने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने भीतर के इस गहरे न्याय बोध को पहचानें और उसे सम्मान दें, लेकिन साथ ही यह भी समझें कि हर असहमति अन्याय नहीं होती। जब हम इस भेद को समझना सीख जाते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उन जगहों पर लगा पाते हैं जहां वास्तव में बदलाव की जरूरत होती है, न कि हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने में। अब जब हमने कई प्रमुख भावनात्मक ट्रिगर्स को समझ लिया है, तो आइए जानते हैं कि इन ट्रिगर्स को पहचानने और उनसे उबरने का व्यावहारिक तरीका क्या है, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे। अध्याय 8, ट्रिगर को पहचानने की कला। ट्रिगर से निपटने की पहली और सबसे जरूरी कला है उसे उसी क्षण पहचान लेना जब वह सक्रिय हो रहा हो। इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका है अपने शरीर पर ध्यान देना, क्योंकि जैसा हमने पहले भी समझा, शरीर हमेशा मन से पहले प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। जब आप महसूस करें कि आपकी सांस तेज हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है
या शरीर में तनाव महसूस हो रहा है, तो यह पहला संकेत है कि कोई ट्रिगर सक्रिय हो चुका है। इस क्षण में सबसे जरूरी काम है एक छोटा सा ठहराव लेना, यानी तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकना। यह ठहराव भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन ये हमारे तर्क संगत मस्तिष्क को फिर से सक्रिय होने का मौका देता है। इस ठहराव के दौरान गहरी सांस लेना एक बहुत प्रभावी तरीका है, क्योंकि गहरी और धीमी सांस हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करने का संकेत देती है। इसके साथ ही खुद से यह पूछना भी सहायक होता है कि यह प्रतिक्रिया वर्तमान स्थिति के अनुपात में है या यह किसी पुराने अनुभव से जुड़ी हुई है। यह प्रश्न हमें अपनी प्रतिक्रिया को एक कदम दूर से देखने का अवसर देता है, जिसे मनोविज्ञान में आत्म अवलोकन कहा जाता है। जो लोग नियमित रूप से इस अभ्यास को करते हैं, वे धीरे धीरे अपने ट्रिगर्स को पहचानने में इतने कुशल हो जाते हैं कि वे उन्हें सक्रिय होने से पहले ही भांप लेते हैं। यह कला रातों रात नहीं आती, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और धैर्य से विकसित होती है। अब जब हमने पहचानने की कला समझ ली है, तो अगला जरूरी कदम है यह सीखना कि पहचानने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया को कैसे बदलें, जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। अध्याय 9, प्रतिक्रिया से जवाब की ओर। प्रतिक्रिया और जवाब में एक बुनियादी अंतर है। प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण और तात्कालिक होती है, जबकि जवाब सोचा समझा और सचेत होता है। जब हम किसी ट्रिगर की चपेट में होते हैं, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रतिक्रिया देने की होती है। लेकिन सच्ची भावनात्मक परिपक्वता इसी बात में है कि हम प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। इसके लिए सबसे पहला कदम है वह ठहराव, जिसकी हमने पिछले अध्याय में बात की। लेकिन इसके आगे भी कई महत्वपूर्ण कदम हैं। दूसरा कदम है अपनी भावना को नाम देना, यानी खुद से यह कहना कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, या अभी मुझे डर लग रहा है, या अभी मुझे दुख महसूस हो रहा है। यह सरल सा लगने वाला कदम असल में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब हम अपनी भावना को नाम देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस भावना की तीव्रता को कम कर देता है। तीसरा कदम है यह पूछना कि इस स्थिति में मेरी असली ज़रूरत क्या है। क्या मुझे समझे जाने की ज़रूरत है? क्या मुझे सम्मान की ज़रूरत है? या क्या मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है? जब हम अपनी असली ज़रूरत को पहचान लेते हैं, तो हम उसे व्यक्त करने का एक स्वस्थ तरीका खोज सकते हैं, बजाय इसके कि हम गुस्से या नाराज़गी में फूट पड़ें। चौथा और अंतिम कदम है यह चुनना कि अब मैं कैसे जवाब देना चाहता हूं, यह जानते हुए कि मेरे पास चुनाव है। यह समझ कि हमारे पास हमेशा चुनाव होता है, हमें अपनी भावनाओं का शिकार बनने के बजाय उनका स्वामी बनने में मदद करती है। यही चुनाव की शक्ति है जो हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है, और यही हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां हम रिश्तों में ट्रिगर्स के प्रभाव को समझेंगे। अध्याय 10, रिश्तों में ट्रिगर्स का खेल। हमारे सबसे करीबी रिश्ते, चाहे वे प्रेम संबंध हों, परिवार हों या गहरी दोस्ती हों, अक्सर हमारे सबसे गहरे ट्रिगर्स को सबसे ज्यादा सक्रिय करते हैं। इसकी वजह यह है कि जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, उनके सामने हम सबसे ज्यादा असुरक्षित भी महसूस करते हैं। एक साथी की एक साधारण सी टिप्पणी, जो किसी अजनबी से सुनने पर हमें बिल्कुल परेशान नहीं करती, वही टिप्पणी जब करीबी व्यक्ति से आती है, तो गहरा आघात पहुंचा सकती है। इसकी जड़ ये है कि करीबी रिश्तों में हमारी भावनात्मक सुरक्षा दांव पर लगी होती है, और इसीलिए हमारा मस्तिष्क हर छोटे संकेत को भी गहराई से पढ़ने लगता है। रिश्तों में सबसे आम ट्रिगर्स होते हैं उपेक्षा महसूस होना, न सुने जाने का डर, तुलना किए जाने की पीड़ा और परित्याग का भय। जब दो लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके अलग अलग ट्रिगर्स अक्सर आपस में टकराते हैं, और यही टकराव अधिकतर झगड़ों की असली जड़ होता है, भले ही सतह पर बहस किसी छोटी सी बात पर हो रही हो। इसे समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने साथी के ट्रिगर्स को भी समझने की कोशिश करें, न कि केवल
अपने ट्रिगर्स पर ध्यान दें। जब दोनों लोग एक दूसरे के भावनात्मक इतिहास को समझने लगते हैं तो वे एक दूसरे के प्रति अधिक करुणा और धैर्य विकसित कर पाते हैं। यह समझ रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाती है, क्योंकि तब झगड़े दोषारोपण के बजाय समझ का माध्यम बन जाते हैं। इसी समझ के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्यस्थल पर ट्रिगर्स किस तरह हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अध्याय 11। कार्यस्थल पर भावनात्मक ट्रिगर्स। कार्यस्थल एक ऐसी जगह है जहां प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन का दबाव और पदानुक्रम के कारण भावनात्मक ट्रिगर्स बहुत आसानी से सक्रिय हो जाते हैं। किसी सहकर्मी की तीखी टिप्पणी, बॉस की आलोचना या किसी परियोजना में अनदेखा किए जाने का अनुभव, ये सभी गहरे ट्रिगर्स को जगा सकते हैं। जो लोग असफलता के गहरे डर के साथ जीते हैं, उनके लिए हर छोटी गलती भी एक बड़े संकट जैसी महसूस होती है और वे आवश्यकता से अधिक आत्मालोचनात्मक हो जाते हैं। दूसरी ओर, जिन लोगों के भीतर मान्यता की गहरी जरूरत होती है, वे तब गहराई से आहत महसूस करते हैं जब उनके काम को नजरअंदाज कर दिया जाता है या किसी और को श्रेय मिल जाता है। कार्यस्थल पर ट्रिगर्स को संभालना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वहां भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना अक्सर उचित नहीं माना जाता, जिससे लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को दबाते हैं और यह दबाव समय के साथ तनाव और थकान का कारण बनता है। इससे निपटने का एक प्रभावी तरीका है काम शुरू करने से पहले अपनी भावनात्मक स्थिति की एक संक्षिप्त जांच करना, ताकि हम यह पहचान सकें कि हम किस मनोदशा के साथ काम पर जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी सहायक होता है कि हम अपने कार्यस्थल के ट्रिगर्स को दिन के अंत में शांति से याद करें और समझें कि उस पल में हमारे भीतर वास्तव में क्या चल रहा था। जब हम अपने कार्यस्थल के व्यवहार को अपने भीतर के गहरे ट्रिगर से जोड़कर देखना सीख जाते हैं, तो हम प्रतिक्रिया देने के बजाय अधिक सोच समझ कर काम करने लगते हैं। अब आइए एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो हमारे भीतर की सबसे गहरी परतों को छूता है, और वह है परित्याग और अकेलेपन का भय। अध्याय 12। परित्याग का भय। परित्याग का भय मानव मन के सबसे गहरे और सबसे पुराने डरों में से एक है। यह भय अक्सर उन अनुभवों से जन्म लेता है जहां किसी व्यक्ति को बचपन में किसी न किसी रूप में छोड़ दिया गया हो, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से। यह जरूरी नहीं कि परित्याग हमेशा नाटकीय रूप में हो। कई बार यह माता-पिता की भावनात्मक अनुपस्थिति, लगातार काम में व्यस्तता या ध्यान न दिए जाने के रूप में भी प्रकट होता है। जो लोग इस गहरे भय के साथ बड़े होते हैं, वे अक्सर अपने वयस्क रिश्तों में अत्यधिक चिपकाव दिखाते हैं, या इसके विपरीत वे रिश्तों से दूरी बनाकर खुद को पहले ही सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, ताकि उन्हें छोड़े जाने का दर्द फिर से न सहना पड़े। यह भय अक्सर छोटी छोटी घटनाओं में भी सक्रिय हो जाता है, जैसे किसी संदेश का देर से जवाब आना या किसी योजना में शामिल न किया जाना, जिसे मन तुरंत गहरे परित्याग के रूप में व्याख्यायित कर देता है। इस ट्रिगर से उबरने के लिए यह समझना जरूरी है कि वर्तमान का हर व्यक्ति अतीत के उस व्यक्ति जैसा नहीं है जिसने हमें आहत किया था, और हर दूरी परित्याग नहीं होती। इसके साथ ही खुद के भीतर सुरक्षा और स्थिरता की एक आंतरिक भावना विकसित करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारी भावनात्मक स्थिरता पूरी तरह दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर न रहे। जब हम खुद के भीतर यह स्थिरता पाना सीख जाते हैं, तो हम रिश्तों में स्वतंत्रता और प्रेम दोनों के साथ जी पाते हैं, बिना खोने के गहरे भय के। इसी आत्मस्थिरता की समझ के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि करुणा किस तरह हमें अपने ट्रिगर्स से उबरने में मदद करती है। अध्याय 13। आत्म करुणा की शक्ति। जब हम अपने ट्रिगर्स की चपेट में आते हैं और कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति खुद को कठोरता से जज करने की होती है। लेकिन यह आत्मालोचना असल में समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर पहले से मौजूद असुरक्षा को और गहरा कर देती है।
आत्मकरुणा इसका बिल्कुल विपरीत रास्ता है, जहां हम खुद के साथ उसी दया और समझ के साथ पेश आते हैं जैसे हम किसी प्रिय मित्र के साथ पेश आते हैं। जब हम खुद से ये कहते हैं कि मुझसे गलती हुई क्योंकि मेरे भीतर पुराना दर्द जाग उठा था, न कि क्योंकि मैं एक बुरा इंसान हूं, तो यह हमारे भीतर शर्म की जगह समझ पैदा करता है। शोध बताते हैं कि जो लोग आत्मकरुणा का अभ्यास करते हैं वे भावनात्मक रूप से कहीं अधिक स्थिर होते हैं और अपनी गलतियों से जल्दी उबर पाते हैं, क्योंकि शर्म हमें छिपने पर मजबूर करती है, जबकि करुणा हमें सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आत्मकरुणा का अभ्यास करने का एक सरल तरीका है, जब भी आप किसी ट्रिगर की चपेट में आकर कोई गलती करें तो खुद से 3 बातें कहें। पहली यह कि यह एक कठिन क्षण था। दूसरी यह कि हर इंसान कभी न कभी ऐसी गलतियां करता है। और तीसरी यह कि मैं खुद के साथ कोमलता से पेश आ सकता हूं। यह छोटा सा अभ्यास समय के साथ हमारे भीतर एक गहरी भावनात्मक सुरक्षा का निर्माण करता है। इसी आत्मकरुणा की नींव पर अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सीमाएं तय करना किस तरह हमें अपने ट्रिगर्स से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। अध्याय 14, स्वस्थ सीमाओं का निर्माण। बहुत बार हमारे भावनात्मक ट्रिगर्स इसलिए बार बार सक्रिय होते रहते हैं क्योंकि हमारे जीवन में स्पष्ट और स्वस्थ सीमाओं की कमी होती है। जब हम दूसरों को बार बार अपनी सीमाओं को पार करने देते हैं, चाहे वह उनका अनादर हो, हमारे समय का अनुचित उपयोग हो या हमारी भावनाओं की अनदेखी हो, तो हमारे भीतर धीरे धीरे नाराजगी और थकान जमा होती जाती है, जो अंततः किसी छोटी सी बात पर विस्फोट के रूप में बाहर आती है। स्वस्थ सीमाएं तय करने का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों के प्रति कठोर या असंवेदनशील बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है यह स्पष्ट रूप से जानना और व्यक्त करना कि हमारे लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। जो लोग बचपन से यह सीखते हैं कि अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करना स्वार्थ है, वे बड़े